नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबरों के साथ करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं बिहार की ओर, जहां पर चुनावी सरगर्मी का जो तापमान है वो पूरी तरह से हाई है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मधुबनी से, जहां जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की गई। संजय झा के मुताबिक ये कार्यक्रम बिहार का सबसे बड़ा चुनावी कार्यक्रम होने जा रहा है और लोगों से इसे लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे को बिहार की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। खासकर सीमांचल और मिथिलांचल बेल्ट में इसका असर दिखाई देगा। अब सभी की निगाहें 24 अप्रैल पर टिक गई है, जब पीएम मोदी से बिहार के लिए एक बड़ा संदेश सामने आने की उम्मीद है। आए हैं कि 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है और स्वाभाविक प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उस पूरा क्षेत्र के लोग वहां आएंगे। उसी की तैयारी की बैठक एनडीए की बैठक हुई है और कैसे कैसे तैयारी करना है उसी पे चर्चा थी। अभी मीटिंग चल ही रही, हम लोग भी अपनी बात रखे हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो इसलिए भी कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान मिथिला और उस क्षेत्र पे रहा है। इसी बार बाढ़ के लिए कितना मदद बजट में किया गया या जो अन्य काम हो रहा है, एयरपोर्ट से लेके एम्स से लेके मखाना बोर्ड से लेके बहुत सारा काम वहाँ के लिए भी, तो लोगों में उत्साह भी बहुत है उनके आने से। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विशेष ध्यान हमेशा से मिथिला के ऊपर रहा है। इसीलिए हमको लगता है कि आप ये समझिए कि ये कार्यक्रम। तो वहीं बिहार में चुनाव से पहले एनडीए की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पटना में एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया। बैठक में बिहार की सीटों को लेकर मंथन हुआ, साथ ही चुनावी रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। शिवराज सिंह की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी बिहार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गौरतलब है कि बिहार में इस बार बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दल मिलकर एनडीए को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। तो वहीं बदायूं से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने ताबड़तोड़ सियासी बयान दिए हैं। बंगाल से लेकर यूपी तक विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोला है। अरुण सिंह ने साफ कहा है कि बंगाल में हर हाल में वक्फ बिल लागू होगा। उन्होंने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी की औकात नहीं है कि वो इसे रोक सके। इतना ही नहीं, उन्होंने बंगाल में बढ़ती हिंसा को भी ममता सरकार की नाकामी बता दिया और कहा कि बंगाल में गुंडागर्दी चरम पर है और ये सब ममता बनर्जी के इशारे पर ही हो रहा है। अरुण सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन को लेकर अखिलेश दलित वोटों को राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दलित समाज अब भ्रमित नहीं है, वो पूरी तरह बीजेपी के साथ है। बदायूं में बीजेपी महासचिव का यह बयान राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहा है और लोकसभा चुनावों से पहले देखा गया था कि इस तरह की तस्वीरें काफी नुकसानजनक रही थी तमाम पार्टियों के लिए। एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि क्या इस तरह के बयान से गेम बदल सकता है। यह समाजवादी पार्टी की कुटिल राजनीति है, षड्यंत्रकारी राजनीति है। वह ये सोच रहे कि यह काम कराने से, राणा सांगा को गाली देने से हम झगड़ा करा करके दलितों का वोट ले लेंगे। यह वोट बैंक की राजनीति जनता को मालूम है। कोई भी महापुरुष किसी भी एक जाति का नेता नहीं होता, एक जाति का गौरव नहीं होता, सारे जातियों का गौरव होता है। अगर महाराणा सांगा ने, पुंजा भील ने से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के जो भी महाराणा प्रताप, इन लोगों ने युद्ध जब किया तो कोई एक जाति कास्ट को लेकर के थोड़ी किया। भील भी थे, ट्राइबल भी थे, एससी भी थे, ओबीसी, सभी लोगों को लेकर के युद्ध के मैदान में गए। इसलिए कोई भी कभी भी महापुरुष एक जाति का नहीं होता, महापुरुष सभी जातियों का होता है। यह समाजवादी पार्टी
और वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने से पहले कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री की तरफ से कैबिनेट सहयोगी भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के बाद अपने संवाद में कहा कि आज मुझे यहां हनुमान मंदिर में आकर बहुत खुशी हो रही है। हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे। वे हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहते थे। वे हर पल सेवा का भाव रखते थे। इसीलिए हम सभी दिल्ली वालों को अपने अंदर उस हनुमान भक्ति का एक अंश लाना पड़ेगा कि देश को राम के समान मानते हुए उनकी भक्ति के निमित्त अपने मातृभूमि के लिए हम सेवा और समर्पण दे पाए। आज यहाँ पर कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए मुझे हृदय से बहुत प्रसन्नता हो रही है। बाबा हनुमान जो प्रभु राम के ऐसे भक्त थे, सदैव उनके काम के लिए तत्पर रहते थे, हर क्षण सेवा का भाव रखते थे। मुझे लगता है कि हम सब दिल्ली वासियों को अपने अंदर उस हनुमान भक्ति का अंश लेके आना पड़ेगा कि देश को प्रभु राम के समान मानते हुए उनकी भक्ति के निमित्त, अपनी इस मातृभूमि के निमित्त हम सब भी अपना सेवा और समर्पण दे पाए। आज मैं बाबा हनुमान के चरणों में यही स्वीकार करती हूँ कि हम सबको उनकी भक्ति से सीखना चाहिए देश के। और चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। 100 क्विंटल से ऊपर गेहूं विक्रय पर सत्यापन से छूट मिलेगी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। किसानों को अब गेहूं बेचने में कोई भी बाधा नहीं होगी। योगी सरकार ने सत्यापन का झंझट ही हटा दिया है। किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए निर्णय लिया गया है। अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे अब किसान। खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल कर दिया है। तो बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। खाद्य विभाग की तरफ से सत्यापन प्रक्रिया सरल किया गया। मैनपुरी में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने करणी सेना के कार्यक्रम और विपक्षी नेताओं को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जयवीर सिंह ने कहा है कि आगरा में करणी सेना का जो कार्यक्रम हुआ वो पहले से तय था, लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रभक्तों को अपमानित करना आज विरोधियों की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर भी मंत्री जयवीर सिंह ने करारा तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा विवादित बयान देने के लिए चर्चित रहे हैं और अब वो फिर से वही कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि विरोधी पार्टियों का काम सिर्फ देशभक्तों का अपमान करना और राष्ट्रवादी संगठनों को निशाना बनाना रह गया है। साफ है कि करणी सेना के कार्यक्रम और उसके बाद उठे सियासी विवाद को लेकर बीजेपी का रुख साफ है। देशभक्ति पर कोई समझौता नहीं। मौर्य जी की कोई बात गैर विवादित हुई है तक, तो विवादित बात करने के लिए हमेशा चर्चित रहते हैं, लेकिन बयान देना और राष्ट्रभक्तों को राष्ट्रद्रोही बताना, आक्रांताओं को सुशोभित करना, उनको तमाम तरीके से उनके सम्मान करना और राष्ट्रभक्तों को खलनायक करना, ये आम परंपरा से समाजवादी पार्टी ने बना रखी है। निश्चित रूप से मुगलों को, आक्रांताओं को, जिन्होंने हमारी भारत की संस्कृति को कुचलने का काम किया, भारत की मान्यता, परंपराओं, संस्कार और हमारे धार्मिक स्थलों को रौंदने का काम किया हो, ऐसे लोग नायक नहीं हो सकते। निश्चित रूप से नायक वो हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने का काम किया, अपना जीवन कुर्बान करने का काम किया और जिन्होंने लड़ते लड़ते भारत माता की सेवा, अपना अंतिम सांस लेने का काम किया। वो देश के नायक थे और देश के नायक रहेंगे। वो राष्ट्र नायक के रूप में उनकी पहचान रहेगी। मौर्य जी की कोई बात गैर विवादित हुई है तक,
तो वहीं हरियाणा के पंचकुला से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही राज्य को बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने आ रही हैं। सीएम सैनी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर हम हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे। ये वो दिन होगा जब हरियाणा को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि ये दोनों परियोजनाएं न सिर्फ हरियाणा की तस्वीर बदलेगी बल्कि आम जनता को रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और निवेश के बेहतर मौके भी मिलेंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि ये दो बड़ी परियोजनाएं आखिर कौन सी होगी और हरियाणा में इनका कितना असर देखने को मिलेगा। हमारी जबरदस्त तैयारियां हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि ये हरियाणा हरि की भूमि है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत होगा और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा विकसित हो, हरियाणा गति से आगे बढ़े। दो बड़ी परियोजनाओं हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं। एक महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका कल उद्घाटन होगा और चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी थर्मल पावर यमुनानगर में एक सुपर क्रिटिकल 800 मेगावाट की यूनिट का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ दोनों का हरियाणा के लोगों को मिलेगा और हरियाणा भी उस विकसित भारत में एक मजबूती से आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेगा। तो चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड शासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। राजधानी देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दिया कि यात्रा मार्गों को चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए काम किया जाए। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। संकट की स्थिति में तत्काल निर्णय और कार्रवाई के गढ़वाल कमिश्नर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा यात्रा पंजीकरण स्थलों पर स्वास्थ्य जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने एक बेहद अहम सुझाव देते हुए कहा है कि यात्रा मार्गों पर स्मृति वन बनाए जाए जहां श्रद्धालु वृक्षारोपण कर सके। साथ ही सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए RFID टैग बनाए जाने पर भी जोर दिया जाए। कुल मिलाकर इस बार की चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील बनाने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह तैयार है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निरीक्षण देखने को मिला। डिप्टी सीएम ने CHC सुनवा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 30 बेड के अस्पताल में केवल 4 बेड मिले। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्थाओं का खुलासा किया गया है। CMO सुशील कुमार निरीक्षण के दौरान नदारद नजर आए। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों पर बड़ी गाज गिर सकती है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इटावा से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि प्रशासन समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन के साथ किसी भी तरह का अपमानजनक व्यवहार नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश के मुताबिक इसके लिए पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा है कि किसी को खुली छूट दी गई है तो उसका जवाब भी सरकार को ही देना होगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी अखिलेश ने बयान दिया। उनका कहना है कि बंगाल में कानून व्यवस्था को ममता बनर्जी की बहाल करती हुई नजर आएंगी, लेकिन जो माहौल बना है वो केंद्र सरकार की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र जानबूझकर वक्फ बिल लाकर देश में तनाव पैदा कर रही है ताकि बंगाल, बिहार और यूपी में अपनी चुनावी विफलताओं को छिपाया जा सके। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामविलास सुमन जी के सम्मान और रामविलास सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है।
सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामविलास सुमन जी के सम्मान और रामविलास सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ही तो बिहार में शराब को लेकर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर 3 करोड़ लीटर से अधिक शराब बिहार में आने के बाद भी पुलिस दोषी नहीं है तो फिर बिहार में तस्करी कौन कर रहा है। आजकल एक फैशन बन गया है कि कभी भी लीडर ऑपोजिशन, नेता विरोधी दल अगर सवाल पूछता है तो किसी पुलिस अधिकारी को बैठा करके जवाब दिलवा दिया जाता है। तो सरकार में बैठे मंत्री क्या है, फिर मुख्यमंत्री कहाँ है? क्यों चुप्पी साधी हुई है? उसको तो आकर के उनको जवाब देना चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हाउस का लीडर कौन है? वो खामोश रहते हैं। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में तो इसीलिए ऑपोजिशन है ना कि सरकार को आईना दिखाए, सरकार की कमियों को गिनाए और हाउस में जवाब सरकार को देना पड़ता है। सरकार बहस नहीं करती है, सरकार चुप रहते हैं। इस बार भी बजट सेशन में जितनी बार हमने भाषण दिया, तो महंगाई को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिर चुके हैं, लेकिन इसका फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस हैं और घरेलू गैस लगातार महंगी होती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बिजली की दरें भी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 13 अप्रैल को पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया जाएगा। देखिए, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, लगातार राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार एक के बाद एक प्रहार महंगाई के मामले में जनता के ऊपर कर रही है। प्रदेश सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, पिछले दिनों रोडवेज की किराया बढ़ाया था, उससे पहले अस्पतालों में जो फीस है वो बढ़ाई थी। तो राज्य में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जिस तरह से रसोई गैस की कीमत बढ़ाई गई, 50 रुपये गैस का सिलेंडर रसोई गैस का, और इसी प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देनी चाहिए थी। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगातार गिर रही हैं। सरकार ने बजाय जनता को राहत देने के 2 रुपये एक्साइज पेट्रोल में, 2 रुपये एक्साइज डीजल में बढ़ा दिया। जो राहत जनता को देनी चाहिए थी, 36,000 करोड़ रुपया जनता की जो खाते में जाना चाहिए था, वो केंद्र सरकार चोरी से उस पैसे को ले गई। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, महंगाई विशेष तौर पे है, उनके खिलाफ 13 तारीख को पूरे प्रदेश के जनपद स्तर पर हमारे महानगर और जिला कांग्रेस कमेटियां, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। और वहीं हरिद्वार से एक भावुक पल की तस्वीर सामने आई है, जहां फिल्मी दुनिया के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी पहुंचे। कुणाल गोस्वामी ने अपने पिता की अस्थियां हर की पौड़ी पर गंगा में प्रवाहित की और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पिताजी की अस्थियां यहाँ परवाई हमने और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को सद्बुद्धि दे, सुख शांति दे और अपने शरण में। तो यहीं उत्तराखंड के विकास नगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां खुद नगर पालिका को अतिक्रमण के आरोपों में हाई कोर्ट से नोटिस थमा दिया गया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका विकास नगर की इमारत कथित तौर पर उस जमीन पर बनी है जो कभी यमुना नदी की धारा का हिस्सा हुआ था। इस मामले में उर्मिला थापा बनाम सरकार नामक याचिका हाई कोर्ट में चल रही है। इसमें नदियों, नालों और तालाबों की जमीन से अवैध कब्जे हटाने की मांग की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल ने सफाई देते हुए कहा है कि करीब 300 से 400 साल पहले यमुना नदी यहां से बहती थी, लेकिन समय के साथ हालात बदले हैं। हमने तहसील के माध्यम से हाई कोर्ट को जवाब दे दिया है। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले में नगर पालिका के दावे को कितनी गंभीरता से लेता है। माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच का एक आदेश है कि रिवर बेल्ट के किनारे ढांग पर जो लोग हैं उनको वहां से हटाया जाए
विकासनगर की हमारी तहसील की परिस्थिति अलग है। विकासनगर नगर पालिका को जो नोटिस मिला है उसका जवाब हमने माननीय हाई कोर्ट को तहसील के माध्यम से दे दिया है, क्योंकि हमारे नगर पालिका कार्यालय से करीब 8 किलोमीटर जो यमुना नदी बहती है और हमारा जो नगर पालिका का ऑफिस है वो ढांग के उसकी श्रेणी ढांग भले ही है, लेकिन कभी 300 या 400 साल पहले यहाँ पर यमुना नदी बहती थी, तो उस समय की परिस्थिति और थी, आज की परिस्थिति और अलग है। माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच का एक आदेश है। और अब खबर मेरठ से, जहां पर बॉलीवुड एक्टर सनी देओल पहुंचे। जाट मूवी के प्रमोशन के लिए सनी देओल जो है वो मेरठ पहुंचे हैं। सनी को देखते ही भारी फैंस की वहां पर जमावड़ा देखने को मिला। सनी देओल के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लंबी कतारें फैंस की नजर आई। डायलॉग बोलकर के जाट फिल्म का सनी देओल ने प्रमोशन किया। और वहीं लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र के खंतारी गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर बवाल मच गया है। 3 दिन पहले ग्राम प्रधान की अगुवाई में ग्रामवासियों की सहमति से ये प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन अब आरोप है कि लखनऊ प्रशासन ने बिना किसी लिखित विरोध के इस प्रतिमा को हटाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिमा उखाड़ने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल है और लोग प्रशासन के तरफ इस कार्रवाई को लेकर के अपनी व्याख्या जो है वो सामने रखती हुई नजर आ रही है और सीधा सवाल प्रशासन से पूछ रही है। तो नोएडा के सेक्टर 168 स्थित पारस सीजन सोसाइटी में 2 महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। बता दें कि दोनों महिलाएं एक ही सोसाइटी में रहती हैं और उनके बीच व्हाट्सएप कॉल पर बहस हुई थी, जो अगले दिन सोसाइटी के मुख्य गेट पर मारपीट में बदल गई। इस घटना के कारण सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल रहा। आसपास के लोगों ने दोनों महिलाओं को छुड़ाया और मामले को शांत किया, लेकिन मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे घटना की चर्चा तेज है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला दूसरी महिला के बालों को पकड़कर मारती पीटती हुई नजर आ रही है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में सलाह दी है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर राज्यपालों की तरफ से भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए अपने फैसले में टिप्पणी की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के पास लंबित 10 विधेयकों को पारित करने का आदेश दिया है। विधेयक राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजने के चलते लंबित किए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को यह फैसला दिया था और फैसले की कॉपी बीती रात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुई है। तो वहीं हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे अतिक्रमणकारियों पर अब प्रशासन की सीधी नजर है। जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में मुनादी करागार लोगों को चेतावनी दी है कि मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक और तहसीलदार सचिन कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो अतिक्रमणकारियों को खुद ही 1 हफ्ते के भीतर कब्जा नहीं हटाए, उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। नदी के किनारे सूचना प्राप्त हुई थी कि कतिपय लोगों द्वारा कुछ क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है। तो क्षेत्र में प्रभाग द्वारा टीमें भेजी गई थी और वहाँ जो अतिक्रमणकारी है उनको समय दिया गया है कि आप इसको तत्काल आप स्वतः ही इसको हटा लें। तो यदि उस उक्त अवधि के अंतर्गत वो नहीं हटाते हैं अपना अतिक्रमण, तो बल का प्रयोग करके अतिक्रमण को हटवाया जाएगा। जी, जो क्षेत्र है वो हमारे हल्द्वानी वन प्रभाग और तराईपुरी वन प्रभाग और तराई केंद्रीय वन प्रभाग के तीनों के कोने में पड़ता है। तो उससे कुछ क्षेत्र जो है हमारे प्रभाग में, कुछ क्षेत्र अन्य प्रभागों में है। तो चूंकि समस्त क्षेत्र जो है वन विभाग का ही है, तो उसमें हम संयुक्त रूप से उसमें कार्रवाई की जा रही है और जो बेदखली की कार्रवाई होनी है वो तो हम संयुक्त रूप से ही करेंगे। और जहाँ पर विधिवत रूप से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का नोटिस दिया जाना है, तो उसमें जिस प्रभाग के क्षेत्र में एरिया पड़ेगा उस प्रभाग द्वारा नोटिस दिया जाएगा। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।